सुप्रभात विद्यार्थियों, मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे आज के व्याख्यान का विषय जो है वो बीए चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कोर मेजर और मेजर इलेक्टिव के रूप में चतुर्थ सेमेस्टर में प्रश्न पत्र है। नाटक विधागत स्वरूप, उद्भव एवं विकास। नाटक विधागत स्वरूप, उद्भव एवं विकास, प्रश्न पत्र का नाम। ये जो पहली यूनिट है, इस प्रश्न पत्र में नाटक का अर्थ एवं स्वरूप। तो नाटक जो विधा है, गद्य की अन्य विधाओं की भांति नाटक भी एक साहित्यिक विधा है और रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्य रचना को नाटक कहते हैं, जिसे रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है पात्रों और संवादों के माध्यम से, और जिस रचना में एक से अधिक अंक या दृश्य हो सकते हैं वह विधा नाटक कहलाती है। नाटक को रूपक भी कहा जाता है। नाटक को रूपक भी कहा जाता है क्योंकि रूप का आरोप होने के कारण, अर्थात नाटक में हम देखते हैं कि अभिनय के समय जो नट होता है, जो अभिनय करता है, वह कभी राम का, कभी कृष्ण का, कभी किसी ऋषि मुनि का, कभी दुष्यंत या ऐतिहासिक पात्रों का उन पर आरोप किया जाता है। इसीलिए इसे रूपक भी कहते हैं। नाटक को नट अर्थात अभिनेता, जो अभिनय करता है। अब बात करते हैं नाटक शब्द की। तो नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका स्थूल अर्थ होता है नृत्य, अर्थात शारीरिक क्रियाओं द्वारा या शारीरिक चेष्टाओं द्वारा मनोभावों को व्यक्त करना। नाटक में ऐतिहासिक पात्र विशेष की शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाओं का ही अनुकरण किया जाता है। और आचार्य भरत मुनि लिखते हैं कि नाटक में लोक जीवन की वृत्तियों का अनुकरण किया जाता है। नाटक में जो लोक जीवन है, जो सांसारिक जीवन है, उसकी वृत्तियों का अनुकरण किया जाता है। भारतीय नाट्य शास्त्र में इसीलिए नाटक को पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है। हम देखते हैं कि आज नाटक शब्द जो है अंग्रेजी शब्द ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है नाटक शब्द, किंतु हिंदी में मौलिक नाटकों का जो आरंभ है विद्यार्थियों, वह सर्वप्रथम भारतेंदु युग में हुआ और जिसका श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। और द्विवेदी युग में भी इसका अधिक विकास नहीं हुआ जितना भारतेंदु युग में हुआ, किंतु छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद और उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश इत्यादि जो नाटककार हुए हैं, इन्होंने नाटक विधा को अत्यधिक विकसित किया। अब नाटक की उत्पत्ति को लेकर भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों में कुछ मतभेद है और अपने अपने तरीके से वे नाटक को भी परिभाषित करते हैं। जैसे डॉक्टर रिजवे लिखते हैं कि नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है। प्रारंभिक काल में मृत आत्माओं की शांति के लिए गीत, नाटक आदि का आयोजन किया जाता था। वहीं प्रोफेसर हिलेब्रा और प्रोफेसर कोनो लिखते हैं कि भारतीय नाटक का उदय लौकिक व सामाजिक उत्सवों से हुआ है। जो लोक जीवन में जो उत्सव त्योहार मनाए जाते थे, उनसे नाटक का उदय हुआ है। किंतु डॉक्टर गुलाब राय उक्त दोनों ही विद्वानों के मत से सहमत नहीं है और वह उन्हें कल्पनाशील कहते हैं। और वह कहते हैं कि भारतवर्ष में धार्मिक और सामाजिक कृत्यों में ऐसा कोई भेद नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं, क्योंकि भारत में धर्म मानव जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है और इस देश का जो दुकानदार है या जो व्यवसायी है, वह जो है
अपने गोलक को आज भी महादेव का गोलक बताते हैं। इसी प्रकार कुछ भारतीय विद्वानों ने भी नाटक को परिभाषित किया है, जिनमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं कि नाटक रूपक काव्य की एक विशेष विधा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रूपक माने इस पर जो ऐतिहासिक पात्रों के रूप का जो आरोप किया जाता है कि ये राम के पात्र हैं, ये दुष्यंत के पात्र हैं, ये कृष्ण के पात्र हैं, तो इसीलिए नाटक को रूपक भी कहा जाता है, जिसमें लोक परलोक की घटित और अघटित घटनाओं को दिखाने का आयोजन किया जाता है और इसके लिए अभिनय की सहायता ली जाती है। इसी प्रकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि नाटक केवल अनुकरण मात्र नहीं है, वह उससे अधिक है। उसमें मानव की इच्छा, ज्ञान और कर्म शक्ति की आवश्यकता होती है। तो उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि नाटक दृश्य काव्य है, जिसमें श्रव्य काव्य होने का भी गुण विद्यमान है, क्योंकि नाटक एक ऐसी विधा है जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से दर्शकों को और पाठकों को रसानुभूति प्रदान करने वाली जो विधा है वह नाटक है। डॉक्टर गुलाब राय आगे लिखते हैं कि नाटक का संबंध नट से है। जो अभिनेता होता है, जो अभिनय करता है, अवस्थाओं की अनुकृति को नाट्य कहते हैं। इसी में नाटक शब्द की अधिक सार्थकता है। इसी प्रकार नाटक के अभिनय पक्ष पर दृष्टि डालते हुए पाश्चात्य विद्वान निकल लिखते हैं कि ड्रामा इज अ कॉपी ऑफ लाइफ, अ मिरर ऑफ कस्टम, अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रूथ। अर्थात नाटक जो है जीवन का प्रतिबिंब है। ड्रामा इज अ कॉपी ऑफ लाइफ, जीवन का प्रतिबिंब है और हमारे जो रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है उसका आईना है, और जो इन दोनों से जो हमें रिफ्लेक्ट होता है वह एक सत्य है। तो नाटक एक अभिनय परक एवं दृश्य काव्य है, जिसमें संपूर्ण मानव जीवन के रोचक एवं कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है। वस्तुतः नाटक के मूल में अनुकरण या नकल का भाव होता है, वही नाटक कहलाता है। नाटक के अब बात करते हैं नाटक के तत्व। तो विभिन्न विद्वानों ने नाटक के विभिन्न तत्व माने हैं। भारतीय आचार्यों ने नाटक के 3 प्रमुख तत्व माने हैं: वस्तु, नायक और रस। किंतु पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के 7 तत्व माने हैं: कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल या वातावरण, उद्देश्य और अभिनेता। यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो भारतीय आचार्यों के 3 ही तत्वों में पाश्चात्य विद्वानों के उक्त 6 तत्व समाहित हो जाते हैं। किंतु आधुनिक हिंदी नाटकों में मुख्यतः यूरोपीय शैली का ही अनुकरण किया जाता है, जो भारतीय शैली से भी अधिक कुछ प्रभावित हैं। अतः ये जो 7 तत्व हैं उनमें प्रमुख तत्व है कथावस्तु या कथानक। कथावस्तु या कथानक का मतलब होता है नाटक की कहानी को कथावस्तु या कथानक कहा जाता है। जो नाटक की कथा होती है, जिसके आधार पर नाटक लिखा जाता है, जिस कहानी के आधार पर नाटक लिखा जाता है, उसे कथावस्तु कहते हैं। उसी प्रकार नाटक के जो पात्र, नाटक में जो पात्र होते हैं, नाटक में घटनाओं के आधार पर पात्र होते हैं। कुछ प्रमुख पात्र होते हैं, कुछ गौण पात्र होते हैं। नायक ही नाटक में फल का अधिकारी होता है, जो मुख्य स्थान रखता है, और नायक की जो पत्नी या प्रेमिका होगी वो नायिका कहलाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त नाटक में अन्य भी गौण पात्र होते हैं, जो कथा को आदि से अंत तक ले जाते हैं।
उसी अगला जो बिंदु है वह है संवाद या कथोपकथन। तो कथोपकथन ही नाटक का प्राण होता है। कहने का मतलब है कि जो नाटक के संवाद होते हैं वही कथा नाटक की कथा को विकास की ओर ले जाते हैं। इसी से पात्रों की पहचान होती है। नाटक में निरर्थक कथोपकथन की कोई गुंजाइश नहीं होती। कथोपकथन कैसे होने चाहिए? स्वाभाविक, तर्कसंगत और यथासंभव संक्षिप्त होने चाहिए। ठीक हो गया। अगला जो बिंदु है वह है भाषा शैली। भाषा शैली बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है नाटक का। कथोपकथन की शैली ही नाटक नाटक की मुख्य शैली है और शैली नाटक की मात्राएं हैं। शैली के साथ ही नाटक की भाषा पर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि नाटक की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए, माने सभी को समझ आनी चाहिए और प्रभावशाली भी होनी चाहिए। तो अगला जो तत्व है देश काल एवं वातावरण कि कहानी का देश काल और वातावरण कैसा होना चाहिए। जो नाटक की कहानी है उसका देश काल और वातावरण कैसा होना चाहिए। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि नाटक में कभी शहरी वातावरण का वर्णन होता है, कभी का ग्रामीण वातावरण परिवेश का वर्णन होता है। तो देश काल और वातावरण भी एक महत्वपूर्ण तत्व है नाटक के लिए। अगला जो तत्व है वह है उद्देश्य। कोई भी रचनाकार या साहित्यकार, लेखक या नाटककार जो भी रचना लिखता है उसमें कोई ना कोई उसका उद्देश्य अवश्य निहित होता है। तो नाटक का जो छठवां जो तत्व है वह है उद्देश्य और बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यदि कोई उद्देश्य नहीं होगा तो निश्चित रूप से श्रोता और पाठक को वह आनंदित नहीं कर सकता या उस रचना की कोई सार्थकता नहीं रहेगी यदि उसमें उद्देश्य निहित नहीं होगा। और सातवां जो बिंदु है वह है अभिनेता या रंगमंच। नाटक के लिए रंगमंच बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक दृश्य विधा है और उसका जो अभिनय है उसे रंगमंच पर ही अभिनीत किया जाता है। तो अभिनेता यानी कि नायक, नट और रंगमंच दो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण तत्व है नाटक के लिए। तो ये विद्वानों ने जो तत्व गिनाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है नाटक के लिए, और ये ही किसी भी रचना को आदि से अंत तक ले जाने में सहायक होते हैं। तो आज का व्याख्यान मेरा यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।